हेलो स्टूडेंट्स, बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका आज भी स्वागत है। कल हम लोगों ने जहाँ तक की थी उसमें पहला था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या है और सॉलिड ये स्टेट कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, और दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज किस प्रकार है। कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज non-polar bonded molecular solid, second is polar bonded molecular solid, and third is hydrogen bonded molecular solid, and their fourth type is metallic solid. Lattice point are those in which atoms, molecules or ions are vibrated into crystal. अर्थात जालक बिंदु से कहा जाता है जिसमें परमाणु, अणु अथवा आयन वाइब्रेट करके रवा के रूप में अर्थात क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाए। पहला हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट में देखना है। पहला है कोवेलेंट सॉलिड एंड सॉलिड व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय एटम्स। ये ऐसे सॉलिड जो परमाणु के द्वारा ऑक्युपाइड हो उसे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। इन कोवेलेंट सॉलिड बॉन्डिंग इज ऑलवेज कोवेलेंट। कि कोवेलेंट सॉलिड में बॉन्डिंग निश्चित रूप से हमेशा कोवेलेंट होता है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। देयर एग्जांपल्स आर एज फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज सिलिकॉन कार्बाइड। इन डायमंड वी सी दैट each carbon atom is linked with another 4 carbon atoms. Hence it is three-dimensional tetrahedral structure, and it is sp3 hybridized. In diamond there is no free electron present, so they are highly compressible. That is, they are very hard, brittle and non-conductor of electricity. Their figure are as. But in case of graphite, each carbon atom is linked with another 3 carbon atoms. We can easily explain about it as. Three carbon atom, hence it is sp2 hybridized. And their structure will be triangular planar. In graphite, one free electron is present, so it is soft, brittle, and good conductor of electricity. Similarly, silicon carbide has same structure like diamond. In silicon carbide, each carbon is linked with another 4 carbon atoms. Each carbon atom is linked with 4 silicon atoms, and each silicon atoms are combined with 4 carbon atoms. Hence, it is hard, brittle, and it is sp3 hybridized, and they are three-dimensional tetrahedral structure. In ionic solid, we see that a solid lattice bond is occupied by ions. In solid state, bonding is always ionic, and due to presence of ionic bond, their melting point and boiling points are very high. In solid state, their ions are not free, so it is non-conductor of electricity. But in case of liquid state or in molten state, their ions are free, hence it is good conductor of electricity. इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे सॉलिड जिसमें
जिसमें लैटिस पॉइंट इसके द्वारा हो ऑक्यूपाइड, आयनों के द्वारा ऑक्यूपाइड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में बॉन्डिंग हमेशा आयनिक होता है और आयनिक वर्जन होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है। सॉलिड स्टेट में हम पाते हैं कि इनके आयन मुक्त नहीं होते हैं, इसके ये विद्युत के कुचालक होते हैं। बट इन लिक्विड स्टेट और इन मोल्टेन स्टेट, लिक्विड स्टेट में द्रवित अवस्था और गलित अवस्था में इनके आयन मुक्त होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं: NaCl, KCl, CaCl, ACl। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, KCl को पोटासियम क्लोराइड, CaCl को सीजियम क्लोराइड, AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड इत्यादि के रूप में जाना जाता है। In molecular solid, we see that a solid in which lattice points are occupied by molecule, कि ऐसे सॉलिड जिसमें लैटिस पॉइंट मॉलिक्यूलों के द्वारा अर्थात अणुओं के द्वारा ऑक्युपाइड हो, उसे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ये तीन भागों में बढ़ जाते हैं। पहले को नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग क्या देखते हैं बेटा? कि दे आर कंप्राइज आइदर बाय एटम्स लाइक हीलियम, आर्गन और नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूल लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, etc are held together by weak dispersion force, and weak dispersion force is also, it is also known as London force, because this type of force was performed by S. London. They are soft and non-conductor of electricity. Their melting point and boiling points are very low. At room temperature or pressure, they are either by gaseous state or in liquid state. ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग देखते हैं कि लैटिस पॉइंट ऑक्युपाइड होता है अणुओं के द्वारा। ये तीन भागों में बटे रहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग क्या देखते हैं कि दे आर कंप्लाइड आइदर बाय एटम्स लाइक हीलियम और आर्गन, के एक दूसरे से जुड़े होते हैं इनर्ट गैस जैसे हीलियम, आर्गन, अथवा नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूल यानी अध्रुवीय बंधनीय मॉलिक्यूल जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन इत्यादि वीक डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा घिरे रहते हैं। इस वीक डिस्पर्सन फोर्स को लंदन फोर्स द्वारा भी जाना जाता है, क्योंकि लंदन फोर्स को इस लंदन साहब ने बताया था। ये बहुत ही मुलायम होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा निम्न होता है, और कमरे के तापमान एवं दाब पर ये या तो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं अथवा लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड का दूसरा पार्ट है पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम देखते हैं जैसे HCl, SO2, NH3 are held together by strong dipole-dipole interaction। इसमें क्या होता है कि strong dipole-dipole interaction द्वारा जुड़े रहते हैं। इसे हम लोग कैसे समझेंगे डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन को? जैसे HCl है, HCl को हम लोग देते हैं H+Cl-, H+Cl-, ये क्या है? डाइपोल। डाई मीन्स दो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इट इज सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये मुलायम होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है, लेकिन इसकी तुलना में नॉन पोलर बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की तुलना में इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। चौथा पॉइंट है कि एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर फाउंड इन
soft solid, liquid or in gaseous state. Solid SO2 NH3 is the example of polar bonded molecular solid. यहाँ पर क्या होता है कि कमरे के तापमान एवं दाब पर ये या तो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं या गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, और इनके उदाहरण इस प्रकार हैं: सॉलिड SO2 NH3 ETC। मॉलिक्यूलर सॉलिड का तीसरा पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन से, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम क्या देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे HF2O NH3। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाता है। तीसरा इसका पॉइंट है इनका, यानी देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो लो। They are soft solid at room temperature and pressure, and their most important example is ice. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतिम पार्ट में हम देखते हैं कि चौथा भाग मेटालिक सॉलिड है। इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि मेटल्स बहुत से पॉजिटिव आयन के साथ जुड़े रहते हैं, और इनके चारों तरफ इर्द गिर्द कर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ह्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ये मेटालिक सॉलिड धातु के कुचालक होते हैं, अर्थात गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, हाईली मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, और सभी धातु सॉलिड कहलाते हैं। किनको छोड़कर? तो मरकरी को छोड़कर। कि मेटालिक सॉलिड में क्या होता है कि मेटल्स आर ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी इसके पास ह्यूज अमाउंट में पॉजिटिव आयन रहते हैं, सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, और ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं सभी संबद्ध दिशाओं में। Hence, therefore, they are good conductor of electricity. इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। And they are malleable and ductile. ये malleable और ductile होते हैं, तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और सभी धात्विक सॉलिड कहलाते हैं। इन्हें छोड़कर एक्सेप्ट मरकरी। सॉलिड स्टेट में अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया था, इसके आधार पर एक्सरसाइज बुक में जितने क्वेश्चन अडॉप्ट हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग शुरू करें। सॉलिड स्टेट में कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज के रूप में दिया हुआ है और हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इसका, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.1, डिफाइन द टर्म इमॉर्फ, गिव द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड और फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। सीखा था पहले क्लास में कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर क्या है। तो एमॉर्फस सॉलिड का डिफिनेशन क्या होता है कि ए सॉलिड इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस आर अरेंज्ड नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट, दैट इज it is arranged in irregular arrangement। जैसे हम लोग कहते हैं कि ग्लास को अगर हम लोग गिराते हैं तो वो टूट जाता है, और टूट जाता है तब हम लोग देखते हैं कि ग्लास का प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग तरह का होता है, और अलग अलग तरह के होने के कारण क्या होता है, यानी इसमें इनके परमाणु, अणु अथवा आयन
व्यवस्थित ढंग से उपस्थित नहीं है। पहला एग्जाम्पल है ग्लास, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा रबर। एमॉर्फस सॉलिड, a solid in which atoms, molecules or ions are not arranged in orderly manner. Since it flows very slowly, hence sometimes it is known as pseudo-solid or super-cooled liquid. There are few examples are glass, plastic, rubber, etc. इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि एमॉर्फस सॉलिड उसे कहा जाता है जिसमें ऐसे ठोस जो जिनके परमाणु, अणु अथवा आयन व्यवस्थित ढंग से उपस्थित नहीं रहते हैं, उन्हें एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। चूंकि ये बहुत धीमी गति से बहते हैं यानी फ्लो करते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए इन्हें स्यूडो सॉलिड का अर्थ क्या हुआ? अशक्त ठोस अथवा सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इनके मुख्य उदाहरण है ग्लास, फाइबर। अब इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.2 में हम लोग क्या देखते हैं कि क्वार्ट्ज है और ग्लास है। कहता है कि दोनों में अंतर क्यों है और किस कंडीशन में ग्लास में क्वार्ट्ज बदल जाता है। अर्थात कैसे कि व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज एंड अंडर व्हाट कंडीशन could quartz be converted into glass। ठीक है, इसमें हम पहले हिंदी में बता देते हैं, इंग्लिश में फिर लिख देते हैं। हम जानते हैं कि क्वार्ट्ज और ग्लास, तो क्वार्ट्ज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जबकि ग्लास एमॉर्फस सॉलिड होता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि क्वार्ट्ज को उच्च तापक्रम पर गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात उसे तुरंत ही ठंडा कर देते हैं, ठंडा करते हैं, तो यह उपस्थित हो जाता है ग्लास के रूप में। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एज वेल एज ग्लास। दोनों में अंतर क्या हुआ? क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है जबकि ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है। और जब क्वार्ट्ज को उच्च तापक्रम पर गर्म कर उसे एट्रेंडम ठंडा किया जाता है तो यह ग्लास में परिणत हो जाता है। इसे इंग्लिश में भी हम लोग देखें कि वी नो दैट ग्लास इज amorphous solid, while quartz is crystalline solid।
when quartz is heated strongly and at once cooled, it is converted into glass. Thus, glass is a super cooled. हिंदी में हम लोग फिर से सीखें कि हम जानते हैं कि ग्लास जो होते हैं ये अमोर्फस सॉलिड होते हैं, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जब क्वार्ट्ज को उच्च तापमान पर गर्म कर एटमॉस उसे ठंडा किया जाता है तो यह ग्लास में परिणत हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड और एमोर्फस स्टेट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3 के लिए। इसमें बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, कहीं परमाणु की अवस्था में है, कहीं अणु की अवस्था में है, और इसी से हमें दिखाना है कि इसमें कौन सॉलिड आयनिक होगा, मेटालिक होगा, मॉलिक्यूलर होगा, नेटवर्किंग अथवा कोवेलेंट या एमोर्फस होंगे। तो पहला है हमारा टेट्राफॉस्फोरस डिकॉक्साइड यानी P4O10। तो P4O10 में हमने क्या देखा, अणु की संख्या ज़्यादा है यानी फास्फोरस की संख्या ज़्यादा है और ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाते हैं तो अणु का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहाँ हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। उसी प्रकार अमोनियम फॉस्फेट में यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन सभी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और ये भी अपने को आणविक सॉलिड के रूप में दर्शाते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब सिलिकॉन कार्बाइड हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कोवेलेंट सॉलिड में 3 प्रकार होते हैं, 3 एग्जाम्पल है, पहला डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड। यानी इसमें जो होगा वो क्या कहलाएगा, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क। फिर यह आयोडीन, इसमें क्या है, 2 परमाणु आयोडीन जुड़े हुए हैं और जुड़े रहने के कारण ये भी क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसी प्रकार P4 में भी हम लोग देखते हैं ये भी क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु फास्फोरस के मिले हुए हैं, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। प्लास्टिक हमने आज भी बताया है कि यह क्या है, एमोर्फस सॉलिड। ग्रेफाइट कल ही हमने बताया था, ग्रेफाइट ये एग्जाम्पल है कोवैलेंट सॉलिड के, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोवैलेंट सॉलिड। ब्रास में क्या होता है, ये मेटालिक सॉलिड हो गया। रुबिडियम यह भी मेटल है, ये मेटालिक सॉलिड हो गया। ये आयन के रूप में आसानी पूर्वक टूट सकते हैं, लिथियम ब्रोमाइड को हम लोग तोड़ सकते हैं Li+ Br- में। तो जैसे आयन के रूप में टूटा तो ये कंपाउंड कहलाता है आयनिक सॉलिड। और ये सिलिकॉन फिर हमारा क्या हो गया बेटा, कोवैलेंट और नेटवर्किंग। आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है किसका, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार के बारे में जानकारी दी थी, और इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई तरह का डाउट हो तो आप
कमेंट लिख सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।